सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी साहित्य के जानकार, युवा साहित्यकार तथा जिन्हें हम महाभारत के बाद एक कमसौ, हपम्यान, बस पुकारते रहिए आदि रचनाओं से जानते हैं। उनका नाम भुवनेश्वर उपाध्याय। बरहा नामक गांव में 8 फरवरी 1979 में जिन्होंने ओमकारनाथ उपाध्याय तथा बिटूली देवी के संतान के रूप में जन्म लिया और साहित्य की आराधना करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, क्योंकि साहित्य आराधना के लिए उन्होंने नौकरी तक नहीं की। ऐसे अपने विचारों से समाज में चेतना निर्माण करने वाले, यथार्थ को अपने कलम से कागज के साथ साथ समाज में वहाँ पर प्रस्तुत करने वाले साहित्यकार भुवनेश्वर जी उपाध्याय की एक कविता आपके सामने लेकर सम्मुख हूँ, जिस कविता में समाज में स्थित जो अव्यवहारिक लोग हैं, जो मतलबी लोग हैं, जो आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति के लोग हैं, जो चापलूस लोग हैं, उनके उस व्यवहार पर, उनके उस मानसिकता पर कवि ने अपने कविता के माध्यम से प्रहार किया है। क्योंकि हम देखते हैं समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही नज़र से गिरे हुए होता है। समाज के नज़र से गिरने के बाद व्यक्ति किसी और कारण से उभर तो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने ही नज़र से अगर गिर जाता है तो वहाँ पर उसकी कोई कीमत नहीं रहती। फिर भी ऐसे लोगों का एक जीवन अलग होता है, उनकी भावना अलग होती है, उनकी स्थिति अलग होती है, और ऐसे उनकी उस मानसिकता को लेकर, उनके संकुचित विचार को लेकर, उनके गलत व्यवहार को लेकर वहाँ पर कवि ने कविता के माध्यम से एक प्रहार किया है कि क्योंकि आज भी समाज में हमारे इर्द गिर्द चारों ओर इस प्रवृत्ति के लोग दिखाई देते हैं जो कभी दूसरों का भला नहीं चाहते, जो दूसरे के पैर खींचने में माहिर है, जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है, उन्हें दूसरों की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, हमेशा दूसरों की गलतियां निकालता रहता है। अगर गलती अच्छे विचार से सामने वाला सुधर जाए, इसलिए अगर कोई गलती निकालता है तो वह गलती सराहनीय होती है। लेकिन जो जानबूझकर एकाध व्यक्ति के प्रति मन में द्वेष भावना रखकर उस पर उसकी कमियां निकालता है, उसे गलतियां उसके सामने लाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे जलील करने के भावना से अगर वो इस तरह से अगर कोई कार्य करता है तो वह अमानवीय व्यवहार होता है और उसकी दुष्ट प्रवृत्ति समाज के सामने वहाँ पर दिखाई देती है। और ऐसे अनगिनत लोग समाज में दिखाई देते हैं, और इसीलिए कवि अपने कविता के माध्यम से कहते हैं, अपने ही नजरों में गिरे हुए आदमी कुछ लीज लजे होते हैं। असल में इस तरह के होते हैं जैसे बरसाती पानी से भरे हुए गंदाते गड्ढे, जिनमें हर वक्त सड़ता रहता है कुछ ना कुछ। कवि ऐसे उस व्यक्तियों पर प्रहार कर रहा है जो अपने ही नजरों में गिरे हुए होते हैं। उनका व्यवहार मानवीय नहीं होता, अव्यवहारिक उनका व्यवहार होता है, और वो अपने नज़रों में गिर जाता है। उनका अपने ही जीवन में कोई स्थान नहीं होता, अपने ही विचारों में वह उनका कोई महत्व नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ स्वार्थ को लेकर जीवन जीते हैं, और ऐसे लोग अपने ही नज़रों से गिरा हुआ होता है। और इसलिए
कभी कहते हैं अपने ही नज़रों में गिरे हुए आदमी कुछ कुछ लिजलजे होते हैं, असल में इस तरह के होते हैं। वास्तविक उनका दर्शन कैसा होता है? जैसे बरसाती पानी से भरे हुए गंदाते गड्ढे जिनमें हर वक्त सड़ता रहता है कुछ ना कुछ। जिस तरह से बरसात का पानी होता है, बरसात के पानी का गड्ढा होता है और वह उस गड्ढे में बरसात का पानी एक जगह होता है, वो बहता हुआ नहीं होता। और इसलिए उस बरसाती पानी के कारण जो गड्ढे में स्थित है उसे बदबू आने लगती है। वह बहता नहीं है, वो किसी के उपयोग में नहीं आता, उसे कोई पी नहीं सकता, वह किसी प्रकार के मनुष्य के काम नहीं आता। और ऐसा वो बरसाती पानी वहाँ पर सिर्फ बदबू फैलाने का काम करता है, बुराई फैलाने का काम करता है, बीमारी फैलाने का काम करता है। और ऐसा एक मनुष्य का भी रूप होता है। वो मनुष्य भी उस बरसाती पानी जिस तरह से गड्ढे में हमेशा बीमारी फैलाने का काम करता है, वहाँ पर चारों तरफ वातावरण को जो स्थिति है उसे गंदा करने का प्रयास करता है। और उसी तरह से वहाँ पर कोई भी कहता है कि बरसाती पानी में भरे हुए गंदाते गड्ढे जिनमें हर वक्त सड़ता रहता है, वो पानी उसी तरह से कई मनुष्य के विचार भी सड़े हुए होते हैं। वो समाज के लिए जीवन नहीं जीते। ऐसे व्यक्ति असल में वो अपने नजरों से गिरे हुए होते हैं। उन्हें और किसी की बात अच्छी नहीं लगती और किसी का आगे जाना अच्छा नहीं लगता। और हमेशा उनके मन मस्तिष्क में वही कूड़ा भरा हुआ होता है, वही बुरे विचार भरे हुए होते हैं, उस गंदाते पानी की तरह जो बरसात के कारण किसी गड्ढे में जमा हुआ होता है और हर वक्त उससे बदबू निकलती है। और उसी तरह से इस कई समाज के मनुष्य के जीवन में भी, विचारों में भी ये स्थिति दिखाई देती है। वो हर बार दूसरों की गलतियां निकालेंगे, दूसरों की कमियां निकालेंगे, दूसरों को भला बुरा कहेंगे, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करेंगे। और वह कभी समाज के सामने खुलकर नहीं आते, छिपकर वहां पर पीछे से वार करने में माहिर होता है। और ऐसे अनगिनत लोग समाज में दिखाई देता है। और इसलिए कवि जहां पर अपने कविता के माध्यम से कहता है कि ऐसे व्यक्ति कैसे होता है, अपने ही नजरों से गिरे हुए होता है, अपने ही नजरों में गिरे हुए आदमी कुछ कुछ लिजलजे होता है और व्यवहारिक होता है। असल में इस तरह के होते हैं जैसे बरसाती पानी से भरे हुए गंदाते गड्ढे जिनमें हर वक्त सड़ता रहता है कुछ ना कुछ। यानी ऐसे व्यक्तियों के मन में हर वक्त कुछ ना कुछ बुरी भावना स्थित होती है, बुरे विचार स्थित होता है, कुंठा स्थित होती है, दूसरे के प्रति द्वेष भावना स्थित होती है, षड्यंत्र वहाँ पर स्थित होता है। कभी वो दूसरों की भलाई नहीं चाहते। और ऐसे व्यक्ति समाज में भी है, लेकिन वास्तविक कवि कहता है कि वह अपने ही नजरों में गिरे हुए आदमी होते हैं। ऐसे समाज में स्थित लोग कई बार दिखाई देता है। और इसमें पुराण में भी हम देख लेते हैं, पौराणिक जब उदाहरण आ जाता है तो मंथरा का उदाहरण हमारे सामने है, जिसने प्रभु राम को वनगमन के लिए भेजने का वह एक कारण बनी, सीता मैया को वनगमन भेजने का वह कारण बनी, जिसने वहां पर कई के कान भरे। और इस तरह से जो मंथरा जैसे विचार लेकर जीवन जीने वाले अनेकों लोग समाज में दिखाई देते हैं, लेकिन वह असल में अपने ही नजरों में गिरे हुए होते हैं। और कभी ऐसे लोगों को की प्रवृत्ति पर प्रहार करता है और कहता है कि फिर भी तने हुए, भीतर से मरे हुए, कुछ और अपने जैसों से घिरे हुए, बदबू को ढकने की कोशिश में कुछ और उजागर है। तो कवि कहता है ऐसे व्यक्ति जो अपने ही नजरों से गिरे हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति कैसी है?
भीतर से मरे हुए हैं, फिर भी तने हुए हैं। वह वहां पर खड़े हैं, अपना अस्तित्व दिखाना चाहता है, लेकिन पर्दे की पीछे की बात अलग होती है। और वह फिर भी तने हुए, भीतर से मरे हुए, उनकी जिनकी आत्मा मर गई है, लेकिन फिर भी समाज को दिखाने के लिए नौटंकी क्या करता है, सभ्य दिखने के लिए। और इसलिए कवि कहता है भीतर भी तने हुए, भीतर भी फिर भी तने हुए, भीतर से मरे हुए, कुछ और अपने जैसे से गिरे हुए। और उनके पास उसी तरह के लोग रहते हैं जैसे वहां पर इनके विचार है, उनका व्यवहार है। उसी तरह के लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं जो भीतर से मरे हुए हैं। और ऐसे लोग बदबू को ढकने की कोशिश में कुछ और उजागर है। और कवि कहता है जैसे बदबू को ढकने के लिए प्रयास किया जाता है, उसी तरह से अव्यवहार, बुरे विचार, षड्यंत्र को ढकने के लिए उस षड्यंत्री व्यक्ति के पास, उस बुरे विचार वाले व्यक्ति के पास, उसके आसपास उसी तरह के लोग रहते हैं। और इसलिए कवि कहते हैं भीतर से मरे हुए, कुछ और अपने जैसे से गिरे हुए, बदबू को ढकने की कोशिश में कुछ और उजागर है। और वो अपने आप को प्रकाशित करना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा साबित करना चाहता है। और इस तरह के लोगों के इर्द गिर्द भी उनकी वही टोली होती है जो बदबू को ढकने का प्रयास करती है, बुरे विचारों का ढकने का प्रयास करती है। और ऐसे लोग अपने आप को समाज के सामने अच्छा प्रकट करना चाहता है, कुछ और प्रकाशित करना चाहता है, लेकिन छुपा हुआ भी जगजाहिर है उनके अंदर। और जो उनके अंदर है वो छुपा हुआ भी जगजाहिर है। खद्दरी लिबास में जहर है मिठास में, एकदम से खोखले, जबकि उन्हें पता है गहराई अपनी ही गिरावट की, उन्हीं के चुने हुए। तो कवि कहता है कि ऐसे लोग इर्द गिर्द जमा होते हैं जो बुराई को, बदबू को छिपाना चाहता है, उन्हीं के विचारों के षड्यंत्री। और वह वहां पर बदबू का ढकने का प्रयास करता है और अपने आप को सभ्य, अच्छा साबित करने का प्रयास किया करता है, लेकिन उनका ये रूप जग जाहिर होता है। उनके अंदर छुपा हुआ जो जहर है वो जग जाहिर है। और ऐसे व्यक्ति कभी कहते हैं खद्दरी लिबास में जहर है मिठास में। और वह खद्दरी लिबास, खद्दर के कपड़े पहनकर, जिनकी बोली तो मीठी है, लेकिन उस मीठी बोली में भी वहां पर कहीं ना कहीं जहर है। ऊपर से बहुत मीठी बातें करता है, लेकिन उनके अंदर एक जहर है। और इसलिए कवि कहता है खद्दरी लिबास में जहर मिठास में, एकदम से खोखले, जब उन्हें पता है गहराई अपने ही गिरावट की। और वो दिखने के लिए सभ्य दिखाई देता है, दिखने के लिए एक समाज को अच्छा दिखने लगता है। उनके बातों में भी मिठास होती है, लेकिन अंतर मन में जहर होता है। अब इनका जीवन एकदम खोखला होता है, किसी काम का नहीं होता। और उन्हें भी पता होता है उनके विचारों की गहराई, उनके उन व्यवहार की गहराई और उनकी गिरावट कहाँ तक है, यह भी उन्हें पता होता है। और इसीलिए कभी ऐसे जो लोग हैं समाज में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उन पर प्रहार कर रहे हैं। और कहता है ऐसे लोगों से वहाँ पर अव्यवहारिक दृष्टिकोण समाज के सामने आ जाता है। जो खद्दरी लिबास में जहर है मिठास में, एकदम से खोखले, जब उन्हें पता है गहराई अपने ही गिरावट की। और ऐसे लोगों की स्थिति होती है। और इसलिए कभी ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति पर प्रहार करते हुए सामाजिक सत्यता, लोगों की जो व्यवहार का दृष्टिकोण है, वह सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं।
और वो कहता है कि ऐसे लोगों के पास जिन्हें गिरावट का पता है, उनके जने हुए न चाहते हुए भी ढो रहे हैं दोहरे बोझ, झुके हुए सर, लड़खड़ाती जीभ, भीतर भरी हुई खींच। तो कवि कहता है ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिनकी गिरावट अपनी ही नजरों से गिर गए होते हैं, लेकिन उनके कुछ जने हुए लोग होते हैं, उनके इर्द गिर्द उन्हीं के विचारों को मानने वाले, उनके विचारों से जन्म लेने वाले ऐसे कई लोग होते हैं जो न चाहते हुए भी वहां पर वो बोझा ढो रहे हैं, दोहरा बोझ है, और वह अपने मतलब के लिए जो ऐसे बुरे विचारों से जन्मे हैं उनके इर्द गिर्द रहते हैं। ऐसे लोग वहां पर उनके इर्द गिर्द रहते हैं और दोहरा जीवन उनका होता है, कहना कुछ और करना कुछ। और ऐसे लोग वहां पर अपने मतलब के लिए ऐसे गलत विचारों के सामने भी अपना मस्तक झुका लेते हैं। झुके हुए सर, लड़खड़ाती जीभ, वह बयान नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, खुलकर विरोध नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों की लड़खड़ाती जीभ, भीतर भरी हुई खींच, वहां पर उठन होती है, वहां पर हमेशा खींच होती है उनके मन में। और इसलिए कवि कहते हैं भीतर भरी हुई खींच, मजबूरी है उन्हीं की तरह होना, बेशर्मी और बेईमानी ढोना, उन्हीं की तरह एकदम नंगे। और इन लोगों की भी क्या करे, मजबूरी है। और इसीलिए ऐसे लोग जिनके अंदर खींच भरी हुई है और वह मजबूरी के साथ उन्हीं की तरह उन्हें बेशर्म होकर, बेईमान होकर रहना पड़ता है, क्योंकि मतलब हथियाना है। और ऐसे लोग अक्सर दूसरों के कान भरा करता है, दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया करता है। एक आध व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने में ये माहिर होते हैं। जो कहा भी नहीं है वो उसे किस तरह से प्रस्तुत करना है, इसके लिए भी इनके पास एक कला होती है। और उस कला के बलबूते पर वो चापलूसी करते हुए समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी आत्मा मर गई है। ऐसे लोग बेशर्म और बेईमान वहां पर गलत विचारों के साथ रहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं भीतर भरी हुई खींच, मजबूरी है उन्हीं की तरह होना, बेशर्मी और बेईमानी ढोना, उन्हीं की तरह एकदम नंगे, और उन्हीं के विचारों की तरह वहां पर नंगे है। कुछ भी कहो, मुझे सिर्फ मतलब चाहिए। जैसे अगर मनुष्य कहा जाता है कि इतना स्वार्थी होता है कि किसी भी गंदे चीज में अगर पैसा गिरा तो उठा लेता है, पैसे की लालसा नहीं, तो उसकी प्रवृत्ति पर मैं बात कर रहा हूँ। और इसलिए कवि भी कहते हैं बेशर्मी और बेईमानी ढोना, उन्हीं की तरह एकदम नंगे जैसे गटर का पानी। कभी उन्हें ऐसे लोगों को गटर का पानी कहते हैं जिसमें गंदगी होती है, गंदगी के अलावा कुछ नहीं होता। और इसलिए कवि कहता है जैसे गटर का पानी और हर हर गंगे, और ऊपर से हर हर गंगे कहते हुए वहां पर समाज को सभ्य दिखने का प्रयास करता है। असल में बहुत गिरा हुआ होता है, अपनी नजरों में गिरा हुआ आदमी। और कवि कहता है कि और हर हर गंगे असल में बहुत गिरा हुआ होता है, अपनी नजरों में गिरा हुआ आदमी। इसलिए इस तरह से कवि भुवनेश्वर उपाध्याय जी ने समाज में स्थित जो लोगों की मानसिकता है, जो लोग वहाँ पर दोहरा जीवन जीते हैं, जो लोग दूसरों की कभी अच्छाई देख नहीं पाते, दूसरों की प्रगतिशीलता नहीं देख पाते, ऐसे लोग हमेशा उस गंदाते पानी की तरह होता है। उनके इर्द गिर्द भी ऐसे लोगों का जमावड़ा होता है
जो सिर्फ चापलूसी करने में माहिर होता है, लेकिन उन्हें भी पता होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हाँ में हाँ मिलानी है, नहीं तो मतलब वहाँ पर हत्या, वहाँ पर मतलब वहाँ पर पूर्ण नहीं होगा। और इसीलिए चाहे वो खद्दरदारी लिबास में हो, उनकी बातें मीठी मीठी हो, लेकिन उनके बातों में जहर दिखाई देता है। लेकिन अपने ही नज़रों से गिरे हुए ऐसे व्यक्ति होते हैं, और इनके ही इस विचारों से कुछ लोग जन्मे हुए होते हैं, जो हमेशा आगे पीछे वहाँ पर हाँ में हाँ मिलाते हुए, गर्दन हिलाते हुए उनके सामने खड़े होते हैं, दोहरा जीवन जीते हैं, क्योंकि इन्हें भी उनका मतलब हत्याना है। और इनका कार्य होता है कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, लोगों के कान भरो, अपना मतलब हत्या लो। इनका दूसरा कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि वह गटर के पानी जैसा होता है। कुत्ते की धूम टेढ़ी की टेढ़ी, जिसे कहा जाता है, उस तरह की इन व्यक्तियों की स्थिति होती है। और इसीलिए कवि यहाँ पर कविता के माध्यम से ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति पर प्रहार कर रहे हैं कवि, और वहाँ पर मनुष्य की इस बुरी प्रवृत्ति पर प्रहार करते हुए सच्चाई समाज के सामने लाने का प्रयास करता है। प्रस्तुत कविता भुवनेश्वर उपाध्याय जी की है। उन्होंने अपने फेसबुक पर डाली थी, वहीं से मुझे मिली और वहीं से लेकर मैंने इस पर सहज चर्चा करने का प्रयास किया है। ये सारे विचार कवि ने अपने कविता के माध्यम से वहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। और इसलिए यह कविता मनुष्य जीवन को एक सजग करती है, एक वहाँ पर सचेत करती है। इस तरह से इस कविता के माध्यम से भुवनेश्वर उपाध्याय जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।